नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। पोखरण रेंज पर टेस्ट में खड़ा उतरा स्वदेशी बम वाहक ड्रोन। 23 किलो के बम को 1000 किलोमीटर तक ले जा सकता है। राजस्थान में बारिश से फिर तबाही, 5 इंच बरसा पानी, 10 से ज्यादा जिलों में फसलें चौपट। जयपुर में टूटा रिकॉर्ड, आज भी हाई अलर्ट। जयपुर में महिला को बेहोश कर लूट, घर का गेट खोलते ही दवा सुंघा दी, कानों के कुंडल खोल ले गए बदमाश। एमएलए के 2 बेटे रिश्वत लेते गिरफ्तार, बिल पास करने के लिए मांगे थे 5 लाख रुपए। एसीबी ने 4 को किया ट्रैप। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। स्वदेशी हथियार विकसित करने के मोर्चे पर देश को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पोखरण फायरिंग रेंज में ALS-15 लाइट रिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण किया। मैक इन इंडिया के तहत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और टाटा एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के एक्सपर्ट की मौजूदगी में गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन तक टाटा एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड की ओर से बनाए गए स्वदेशी बम वाहक आत्मघाती ड्रोन ALS-50 ड्रोन को सफल परीक्षण किया गया। रक्षा सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार इस ड्रोन ने बेहद सटीकता के साथ अपने लक्ष्य पर प्रहार किया। इसे सुसाइडल या आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। हाल के वर्षों में इस तरह के ड्रोन का उपयोग बहुत बढ़ा है। यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ इस सुसाइडल ड्रोन का बेहद शानदार अंदाज में उपयोग कर रही है। टाटा एडवांस सिस्टम के युवा वैज्ञानिक की एक टीम ने इसे विकसित किया है। इसका कुछ माह पूर्व लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में सफल परीक्षण हो चुका है। लगातार सफल परीक्षण के बाद इसके सेना में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। सेना की जरूरत के अनुसार इसकी दूरी तय करने की क्षमता और हथियार ले जाने की भार क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यह ड्रोन छोटे और तंग स्थान पर युद्ध के दौरान बेहद कारगर हथियार साबित होता है। स्टील्थ क्षमता वाला यह ड्रोन हवा में तैरता हुआ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। इसका ऑपरेटर सैनिक लगातार इसे नियंत्रित करता रहता है। इसमें लगे कैमरों से लक्ष्य की पहचान कर से नीचे से गिराया जाता है। इसमें लगे बम सीधे अपने लक्ष्य पर प्रहार कर उसे ध्वस्त कर देते हैं। यह सीधे ही वर्टिकल मोड में उड़ान भरता है, उसी अंदाज में लक्ष्य पर हमला भी बोलता है। क्रूज मिसाइल और मानव रहित विमान की उपेक्षा इसके दाम बेहद कम होते हैं। इसका सिर्फ एक बार ही उपयोग किया जा सकता है। हथियार लगाने का सिस्टम इसके भीतर ही लगा रहता है। यह हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ता है। इसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह के ड्रोन की अधिकांश रेंज 1000 किलोमीटर तक होती है। यह 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है। यह एक बार में लगातार 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसमें 37 हॉर्स पावर की क्षमता के आसपास का एक इंजन लगा होता है। 135 किलोग्राम वजनी यह ड्रोन एक बार में 23 किलोग्राम भार के बम को ढा सकता है। यह 2.5 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा होता है। इसमें उच्च क्षमता का कैमरा भी लगा रहता है जो कमांड स्टेशन पर फोटो भेजता रहता है। इसे देख कमांड करने वाले अपना लक्ष्य तय करते हैं। इस तरह के ड्रोन का सबसे पहले निर्माण इजराइल ने किया था। धीरे धीरे इसमें कई सुधार किए गए। यह एक तरह से मानव रहित विमान के समान ही होता है। इसमें अलग से बम लगते होते हैं। इसमें कुछ को कमांड सेंटर के कंट्रोल किया जा सकता है, वहीं कुछ के ऐसे भी होते हैं जिसे एक बार लक्ष्य तय कर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये अपने लक्ष्य पर अपने आप प्रहार कर देते हैं। इस तरह के ड्रोन छोटे युद्ध में बेहद कारगर साबित होते हैं। इनकी सहाय से कारगिल युद्ध जैसी स्थिति के दौरान पहाड़ों की चोटी पर बैठे दुश्मन के सैनिक के बंकर को बेहद आसानी और सटीकता से उड़ाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ आतंकी हमलों और जंगल युद्ध के दौरान भी इस तरह के ड्रोन अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं।
राजस्थान में मानसून की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन जाते जाते यह नुकसानदायक साबित हो रही है। बीते 2-3 दिन से पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का दौर आज भी जारी है। शुक्रवार से सुबह से अब तक जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर समेत कई जिलों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरस चुका है। इससे 10 से ज्यादा जिलों में तैयार खरीफ की फसलें चौपट हो गई है। इसे देखते हुए अब सरकार से फसल खराब के मुआवजे की मांग की जा रही है। पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट देखें तो अलवर के बहरोड़ में 145 मिलीमीटर यानी करीब 5 इंच बरसात हुई है। बहरोड़ के अलावा अलवर के कोट कासिम, टपुकड़ा, बहादुरगढ़, दौसा जिले के सिकराय, मंडावर, भरतपुर के नगर, पहाड़ी, नदबई, चूरू के तारागढ़, सुजानगढ़ के अलावा जयपुर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश का दौर जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के अलावा अजमेर, पाली जिलों में भी जारी है। जयपुर में आज लगातार दूसरे दिन सुबह से रिमझिम बारिश का दौर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर मौसम केंद्र ने 66 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है, जो पिछले 10 साल में सितंबर के महीने में किसी भी दिन हुई सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड भी है। जयपुर में शहरी हिस्सों के अलावा ग्रामीण इलाकों में कई जगह भारी बारिश हुई है। जमवारामगढ़, कोटरा, उखदा, शाहपुरा में 2 से लेकर 4 इंच तक बारिश होने का यहां किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। बारा के थाने में बड़ा पानी, बारा जिले के चिपावदौद में भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। यहां पुलिस थाने में भी 2-2 फीट से अधिक पानी भर गया है। पुलिस कर्मियों को रिकॉर्ड बचाने के लिए भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आरोपियों को बैरक में रखने में परेशानी हो रही है। इन जगह 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश है, जिसमें शासन विभाग मिली रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे प्रदेश में 1 जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। इसमें पाली जिले के रायपुरा, के वारामगढ़, दौसा के सिकराय, भरतपुर के नगर, सिकरी, हलेना, अलवर के बहादुरगढ़, कोट कासिम, बहरोड़, अजमेर के आवजा में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के जिलों में हुई अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसलें खराब हो गई है। बाजरा, मूंग, ज्वार की फसलें जो खेत में कटी रखी थी वह पानी में भीगकर खराब हो गई है। इसके अलावा जो फसल पककर तैयार है वह भी ज्यादा बारिश के कारण खराब हो गई है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार से फसल खराब की रिपोर्ट तैयार कर किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की है। बारिश और बादलों वाले इस मौसम में लोगों को कल से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ऊपर बने लो प्रेशर सिस्टम का असर आज से धीरे धीरे घटने लगेगा। आज देर शाम या कल से जयपुर समेत कई जगहों पर मौसम साफ होगा और धूप निकलने लगेगी। वहीं बारिश का दौर भी धीरे धीरे थम जाएगा। जयपुर में एक बार फिर से लूट की वारदात सामने आई है। महिला के गेट खोलते ही 2 बदमाशों ने दबा सूंघाकर उसे बेहोश कर दिया। बेहोश होने पर उसके कानों से सोने के कुंडल खोलकर लूट कर ले गए। करदली थाना पुलिस ने शुक्रवार को रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि जमुनानगर विजयपुरा करदली निवासी सुरेंद्र शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वह बिंदाई का जेडीए कॉलोनी में मोटर बाइडिंग की दुकान करते हैं। बुधवार सुबह काम पर चले गए उनकी पत्नी ममता घर पर अकेली थी। दोपहर करीब 1 बजे 2 युवक आए। घर की बेल बजाने पर पत्नी ममता ने गेट खोला। स्वर्ण मंदिर के लिए उसने चंदा मांगा। गेट खोलते ही बताया कि मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तेल और 1100 रुपये मांगे। मनाकर ममता गेट बंद करने ही लगी थी। इसी दौरान उसे बेहोश की दवा सूंघा दी गई। दवा सूंघाते ममता बेहोश हो गई। बेहोश होने पर दोनों युवक उनके कानों के सोने के कुंडल खोलकर भाग गए। 1.5 घंटे बाद जब होश आया तब जाके उसको ये वारदात का पता चला। सोने के कुंडल लुटकर दोनों युवक फरार हो गए। 1.5 घंटे तक ममता घर के बरामदे में बेहोश पड़ी रही। दोपहर करीब 2:30 बजे होश आया। कानों में पहने 1.5 तोला के सोने के कुंडल गायब थे। इसके बाद तुरंत दुकान पर पहुंचकर पति को लूट की वारदात के बारे में बताया। पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर वारदात की सूचना दी गई। पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवाई, लेकिन उनका सुराग अभी तक नहीं मिला है। पीड़ित सुरेंद्र ने बताया कि पत्नी को बेहोश करने के लिए बदमाश घर में घुसकर भी लूट की वारदात करते हैं। अंदर रूम की तरह पालतू कुत्ता बंधा हुआ था। कुत्ते भौंकने की आवाज सुनकर बदमाशों की अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हुई। वह पत्नी के कानों के कुंडल लूटकर फरार हो गए। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ ही लुटेरों की तलाश में जुट गई है।
जयपुर एसीबी ने थाना गाजी एमएलए के 2 बेटों समेत 4 लोगों को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने निर्दलीय विधायक कांति प्रसाद मीणा के छोटे बेटे कृष्णा मीणा से घर घूस में लिए गए 5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। एसीबी ने यह कार्रवाई शुक्रवार रात जयपुर में की थी। पूछताछ में कृष्णा मीणा ने बताया कि बड़े भाई लोकेश मीणा ने रुपये लेने के लिए उन्हें जयपुर भेजा था। इस पर कृष्णा को लेकर एसीबी की टीम देर रात थाना गाजी पहुंची। यहां लोकेश मीणा, राजगढ़ बीडीओ नेतराम और प्रधान के बेटे जय प्रताप को गिरफ्तार किया गया। फिर इन सभी को लेकर एसीबी टीम जयपुर आ गई। एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि शिकायतकर्ता ने बताया है कि यह चारों बोरिंग समेत अन्य बिल पास करवाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। इसके लिए गुरुवार रात रुपये देने के लिए जयपुर बुलाया गया है। इस पर कृष्णा जैसे ही 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने जयपुर पहुंचा, उसे रंगे हाथों दबोच लिया गया। पूछताछ में उसने अपने बड़े भाई बीडीओ और प्रधान के बेटे का भी नाम बताया। अब एसीबी की टीम चारों से जयपुर में आगे पूछताछ कर रही है। एमएलए ने कहा कि ठेकेदारी की नीयत खराब है, मेरे बेटे को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। इस मामले में एमएलए कांति लाल प्रसाद मीणा ने कहा कि विराटनगर का ठेकेदार है, अच्छा खासा परिचित है, उसके साथ भाई के बेटे का ठेका चलता था। इनकी बाजार में डीजल और अन्य सामान का लेन देन बाकी था। उसमें जमुआ रामगढ़ के पैसे का लेन देन भी था। इस लेन देन के कारण उसकी नीयत खराब हो गई, इसलिए उसने एसीबी को शिकायत दी कि उसके 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। मेरे दोनों बेटे जयपुर में हैं, एसीबी टीम उसे पूछताछ कर रही है। मेरे बेटों को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। विधायक मीणा ने फोन पर मीडिया से बताया कि किसी को दिया हुआ पैसा वापस लेना किस कानून में अपराध हो गया। ठेकेदार को हमारे क्रेडिट पर पाइप दिलवाए, उसका पैसा बकाया था। उसकी मशीनों में डीजल डलवाने का पैसा भी बकाया था। जब कोई चीज ली है तो उसका पैसा तो चुकाना ही पड़ता है। पाइपों और डीजल के बकाये पैसे चुकाने को कहा तो उसने षड्यंत्र करके एसीबी में शिकायत कर दी। मेरे बेटों को ट्रैप करा दिया, आपसी लेन देन के मामले को रिश्वत बना दिया। अब हम कोर्ट के सामने ही पूरी सच्चाई रखेंगे, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसीबी के डीवाईएसपी परमेश्वर यादव ने बताया कि परिवारी ने एसीबी मुख्यालय में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि एमएलए पुत्र और प्रधान पुत्र उसे बार बार परेशान कर रहे हैं। उसका 26 लाख रुपए का बिल है, जिसे देने की अवेज में 9 लाख की रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत का सत्यापन करवाया। देर रात इंदिरानगर जगतपुरा से 38 वर्षीय कृष्णा मीणा को परिवादी से पैसा लेते हुए गिरफ्तार किया। इसके बाद दूसरी टीमों ने राजगढ़ से लोकेश मीणा, बीडीओ नेतराम मीणा को राजगढ़ पंचायत समिति के पास से और प्रधान पुत्र जय प्रताप को जर्रावली राजगढ़ से गिरफ्तार किया। इन सभी को एसीबी मुख्यालय में लाया गया है। राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस साल सर्दी समय से पहले दस्तक दे सकती है। देरी से होती मानसून की विदाई और उत्तरी भारत में समय से पहले बर्फबारी इस बात के संकेत दे रही है। पिछले 2 दिन से हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ अच्छी बर्फबारी भी हुई है। आमतौर पर अक्टूबर के आखिर सप्ताह या नवंबर में ही ये बर्फबारी देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश के टॉप हाइट वाले एरिया लाहौल स्पीति, किन्नौर में पिछले दिनों 3 इंच तक बर्फबारी हुई है, जिससे वहां का तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस बर्फबारी का असर राजस्थान में भी दिखेगा। इससे न केवल सर्दी जल्दी आ सकती है, बल्कि रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार सर्दी 120 दिनों से भी ज्यादा दिन तक रहने की संभावना है। मिड अक्टूबर से ही ठंड रातें शुरू हो सकती है और रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया तो देश के अधिकांश हिस्सों में अभी मानसून की विदाई नहीं हुई है। अभी भी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मानसून जितनी देरी से जाएगा, उतना ही वातावरण में नमी देरी तक रहेगी। इस बार लंबे मानसून के कारण नमी लगातार बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि उत्तरी हवाएं एक्टिव होने के कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होने के कारण सर्दी का असर जल्द शुरू होगा और ज्यादा दिन तक रहेगा। आपको बता दें कि देश में सर्दी आने के पीछे सबसे बड़ा कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही होता है। इसी सिस्टम से उत्तर भारत के जम्मू, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश का मौसम बदलता है और वहां बारिश और बर्फबारी होती है। यही उत्तरी हवाएं जब दक्षिण पश्चिम की तरफ जाती है
तो मैदानी इलाके जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड में सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है। दिसंबर से माइनस में यह तापमान चला जाता है। राजस्थान में पारा राजस्थान के कई हिस्सों में दिसंबर मध्य के बाद सर्दी जोर पकड़ने लगती है। शीतलहर का दौर शुरू हो जाता है। कई जगहों पर पारा जमाव बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। चूरू, सीकर, झुंझुनू के अलावा माउंट आबू में तो बर्फ जमने लग जाती है। तेज सर्दी का ये दौर जनवरी के तीसरे सप्ताह तक जारी रहता है। मौसम सीजन में हवाओं का डायरेक्शन ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट और साउथ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहता है, लेकिन ये धीरे धीरे बदलकर अक्टूबर में नॉर्थ से साउथ वेस्ट की ओर बहने लगती है। इससे जम्मू, लद्दाख, अफगान एरिया से ठंडी हवाएं मध्य और पश्चिमी भारत की तरफ आने लगती है, जो सर्दी का असर बढ़ाती है। सूर्य की सीधी किरणें जो जुलाई, अगस्त, सितंबर में मध्य भारत पर पड़ती है, वह अक्टूबर से धीरे धीरे साउथ दिशा में शिफ्ट होने लगती है, जिसके कारण हीटिंग कम होने लगती है और धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र के पदमपुरा गांव की पहाड़ियों की झाड़ी में एक नवजात मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास में पता किया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अब वह स्वस्थ है और 2 दिन का बताया जा रहा है। गेगल थाने के एएसआई रूपाराम ने बताया कि शाम को करीब 4 बजे ग्रामीणों की ओर से सूचना दी गई कि पदमपुरा की पहाड़ी पर झाड़ियों के बीच एक नवजात पड़ा है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के बारे में पता किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। उसे अजमेर लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवजात की स्थिति अब ठीक बनी है और वो स्वस्थ है। ग्रामीणों में चर्चा है कि अवैध संबंधों को छिपाने के लिए इस मासूम के जन्मदाताओं ने उसे यहाँ पर छोड़ दिया है। भरतपुर के रूपवास थाना इलाके में बीती देर रात ट्रैक्टर की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर पलट गया और ड्राइवर वहां से भाग छूटा। काफी मुश्किल से सबकी शिनाख्त हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया है। हादसा गहनौली चौकी के पास हुआ। कुमेरे थाना इलाके के बरताई गांव का रहने वाला रविंद्र नाम का युवक रूपवास किसी काम से गया था। वह गहनौली चौकी से पैदल जा रहा था, तभी उसे पीछे से एक ट्रैक्टर आया और उसने युवक को टक्कर मार दी।
ट्रैक्टर घटना के बाद खेतों में पलट गया और ट्रैक्टर का ड्राइवर ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गया। घटना में रविंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहां से निकल रहे लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की काफी कोशिश के बाद शिनाख्त की गई। पुलिस ट्रैक्टर के ड्राइवर का पता लगा रही है। वहीं पुलिस ने रविंद्र के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कोटा जिले के ग्राम पंचायत बनियानी के ग्राम शंकरपुरा डडवारा के देर रात पालतू जानवर पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। हमले में करीब 65 बकरे की मौत हो गई, जबकि 15 घायल हुई है। बकरी पालक ने सुबह देखा तो बाड़े में बकरों की लाशें पड़ी हुई थी। ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। सूचना पर सरपंच मोइनुद्दीन ने गड्डू मौके पर पहुंचे। फॉरेस्ट कर्मचारियों को मौके पर बुलाया। फॉरेस्ट कर्मचारियों को मौके पर जरख के पग मार्क मिले हैं। सरपंच मोइनुद्दीन गुड्डू ने बताया कि बकरी पालक पप्पू लोधा की 65 बकरियों की मौत हुई है। रात के अंधेरे में जंगली जानवरों ने झुंड में आकर शिकार किया है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर पीड़ित को उचित आर्थिक मुआवजा दिलाने की मांग की है। मृत बकरियों के पोस्टमार्टम पशु चिकित्सालय में संपर्क किया। वन संरक्षण जयराम पांडे ने बताया कि शुरुआती जांच में जरख द्वारा हमले की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पगमार्क रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे का प्रावधान है। कोटा के गैंगस्टर शिवराज सिंह को पीसी रिमांड पूरा होने पर आज फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। पेशी के दौरान आज भी कोर्ट परिसर में पुलिस के जवान तैनात रहे। दरअसल कोटा पुलिस ने गुमानपुरा थाने के पुराने मामले में गैंगस्टर शिवराज सिंह को भरतपुर की शेवर जेल से प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया था। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच भरतपुर से कोटा लाया गया था और शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया था, जहां से कोर्ट ने उसे 1 दिन के रिमांड पर भेजा था। पुलिस कस्टडी में मारपीट की आशंका जताते हुए वकील हरीश शर्मा ने अनुसंधान के दौरान खुद को उपस्थित रहने की प्रार्थना का पत्र कोर्ट में पेश किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया था। रिमांड अवधि में पुलिस ने उससे प्रॉपर्टी से जुड़े मारपीट की मामलों में पूछताछ की। पूछताछ के दौरान शिवराज सिंह की तरफ से एडवोकेट हरीश शर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें, गैंगस्टर भानु प्रताप हत्याकांड से चर्चा में आए शिवराज सिंह पर कई मामले दर्ज है। एक मामले में वो भरतपुर जेल में बंद था, जिसमें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। डीएसपी अंकित जैन ने बताया कि रिमांड के दौरान पूछताछ के बाद शिवराज को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने जेसी के आदेश दिए हैं। दौसा जिले से गुजर रहे जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर डाबर की ढाणी सिकंदरा में हाईवे पर जमा होने वाले बारिश के पानी की समस्या नासूर बनती जा रही है। यहां बीते कई दिनों से हो रही बारिश का पानी जमा होकर लोगों के घरों में घुस गया है। परेशान लोगों ने अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन सूचना के बावजूद अधिकारियों के नहीं पहुंचने से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर भारी जाम लगा दिया। इससे नेशनल हाईवे नंबर 21 पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लगने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवे पर जल भराव की समस्या कई सालों से बनी हुई है, लेकिन इस समस्या की ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, इससे सामान पानी से खराब हो गया, तो वहीं मकानों में पानी भरने से उनके भी गिरने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवे पर टोल वसूलने वाली कंपनी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी भी इससे लेकर गंभीर नहीं है, जिसका खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। समस्या से परेशान ग्रामीण आग बबूला हो गए और हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान जयपुर से भरतपुर जा रहे दौसा के जिला प्रभारी मंत्री और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को ग्रामीणों ने रुकवाकर समस्या से अवगत कराया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने ग्रामीणों की बात सुनी और उसके बाद कलेक्टर और एसपी को फोन कर समस्या के जल्द निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही मंत्री ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि उनकी समस्या का जल्द समाधान होगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने हाईवे से जाम खोला। इस दौरान लंबा जाम लगने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सिकंदराबाद थाने के पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर ट्रैफिक सुचारू करवाया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है